जय हिंद। कॉन्सेप्ट होगा तो रिजल्ट होगा में स्वागत है। आज फिजिक्स का 5वां क्लास है। इसके पहले 4 क्लासेस हो चुकी है और पिछले क्लास में हम गुलाम साहब के बारे में बात किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर से ज़रूर देख लें, ताकि आपको आज क्लास ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। अगर वो नहीं देखे होंगे तो मुश्किलें हो सकती है थोड़ा सा आपको समझने में। ऐसे हम पूरा प्रयास करेंगे कि आज आपको बेहतर से बेहतर समझ में आ जाए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज क्लास। आज जो हमको पढ़ना जो है वो गुलाम साहब के बल के बारे में पढ़ना है। गुलाम साहब क्या बोले थे, पहले उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। गुलाम साहब बोले थे कि 2 आवेश यानी 2 आवेश हो गए प्लस Q1 और एक हो गया Q2, इनके बीच की दूरी को उन्होंने ले लिया R। तो कहा कि इन दोनों के बीच जो बल लगेगा वो Q1 Q2 बट्टा में R² होगा। अब सवाल ये आने लगा कि आप बताइए बल कौन सी राशि है, बल कौन सी राशि है। कहा इन्होंने सदिश, तो बोले कि सदिश रूप में लिखिए। किस रूप में लिखना है, अब इसको लिखना है सदिश के रूप में। चलिए तो सदिश के रूप में लिखते हैं इसको। सदिश के रूप में बल अगर लिखेंगे तो हो जाएगा F का पर वेक्टर का निशान Q1 Q2 बाटा में हो जाएगा R²। अब सवाल ये है कि लेफ्ट वाला ये F सदिश राशि है, इधर कोई भी सदिश राशि नहीं है। अब क्या होगा, कहने का सेंस देखिए। जो K है आपको पता है कि इसका मान 9 × 10⁻9 होता है, वो अदिश राशि में आएगा। Q1 की बात करें, आवेश की बात करें तो आवेश का मात्रक भी कूलाम होता है। Q2 की बात करें तो उसका मात्रक भी कूलाम होता है। और R क्या है, दूरी, दूरी का मात्रक भी क्या होगा, मीटर हो जाएगा। अब आप बताइए कूलाम जो आवेश है वो अदिश राशि है, दूरी भी क्या है, अदिश राशि है। तो इधर जो हो गए इस साइड वाले पोर्शन ये वाले ये अदिश राशि हो गए, और इधर क्या हो गया आपका सदिश राशि हो गया। क्या हो गया, सदिश राशि। ध्यान समझिएगा कि अदिश गुने अदिश, अदिश होता है, हम एक बार लिख देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। 3 गुना आपको देखने को मिलेगा, अदिश गुने का अदिश, अदिश गुने अदिश बराबर होता है अदिश। क्लियर हो गया, अदिश राशि। सदिश गुने अदिश, सदिश गुने अदिश अगर लिखा जाए, सदिश गुने अदिश तो ये भी होता है आपका अदिश, सॉरी सदिश होता है ये हो जाएगा आपका सदिश। और अगर हम बात करें तीसरा, सदिश गुने सदिश, 3 ही पेयर बन सकता है, इससे ज़्यादा नहीं बन सकता आपका। मिला लीजिए खुद, हम एक बार समझा भी देंगे आपको। सदिश गुने सदिश तो ये जो होता है सदिश पॉसिबल है, क्या होगा, सदिश होगा या फिर अदिश होगा। चेक कर लीजिए। हमने कहा 3 चीज़ें पॉसिबल है। एक हमने कहा अदिश गुने अदिश, क्या मिलेगा आपको, अदिश मिलेगा। सदिश गुने अदिश क्या मिलेगा, सदिश मिलेगा। और तीसरा हमने कहा कि सदिश गुने अगर सदिश किया जाए तो क्या मिलेगा, सदिश भी मिल सकता है और अदिश भी मिल सकता है। क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि इधर क्या होगा, जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट था उस पर बात करें। तो देखिए इधर जो है लेफ्ट साइड सदिश है, राइट साइड अदिश है। सोचिए कि आम के बराबर इमली होगा, कभी बराबर नहीं हो सकता। अगर ऐसे आप लिख के छोड़ देते हैं, जैसे हम बात करें, अगर कोई लिखा ऐसे और छोड़ दिया, ऐसे लिख करके छोड़ दिया, तो भाई साहब ये गलत हो जाएगा। इस पर 1 नंबर भी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि फिजिक्स का दम तहस नहस हो गया यहाँ पर। क्यों तहस नहस हो गया, ये हो गया आम और ये का हो गया इमली। आम बराबर करें इमली होगा, कभी पॉसिबल नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि बराबर हो जाए तो इसके लिए फिजिक्स में कुछ रूल है और वो रूल को फॉलो करना होगा। चलिए क्या रूल है बताते हैं आपको। इसमें अगर कहा जाए कि बराबर करे, तो देखिए इधर है अदिश राशि, इधर है सदिश राशि। चाहते हैं बराबर हो जाए तो क्या हम इधर 1 से गुना कर दे तो कोई दिक्कत आपको होगा, नहीं होगा।
क्योंकि एक से गुना किसी चीज़ में किया है तो ये आपको पता ही है कि वही संख्या रह जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ भी हमने एक से गुना कर दिया। फिजिक्स में कहा गया कि जब भी परिमाण एक की बात करें, जब भी परिमाण एक की बात करें तो इसको सदिश राशि के रूप में हम ऐसे दर्शाते हैं। हम बताते हैं कैसे, एक को कैसे लिखते हैं फिजिक्स में। इसको लिखते हैं ऐसे, टोपी पहना देते हैं, आर लिखेंगे और क्या करेंगे, टोपी पहना देंगे, तो ये हो जाता है आपका एक। परिमाण कितना होगा इसका, एक हो जाएगा। अब आप बताइए यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो है इसका नाम क्या है, इसका नाम, तो इसका नाम है एकांक। क्या नाम है, एकांक सदिश। अब बताइए आप, क्या हो गया, एकांक सदिश, और इधर क्या हो गया, सदिश, इधर भी सदिश, इधर भी सदिश। क्या बराबर हुआ कि नहीं हुआ, फर्क भी नहीं पड़ने दिया सूत्र में, और आपका दोनों के पलड़ा भी क्या कर दिया, बराबर कर दिया। यानी लेफ्ट भी लेफ्ट बराबर क्या हो गया, राइट, लेफ्ट बराबर क्या हो गया, राइट। ये काम कौन कर दिया, एक एकांक सदिश। इसका मतलब कह सकते हैं हम, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अब ये फार्मूला क्या हो गया, सही हो गया। अब ये फार्मूला क्या हो गया, सही हो गया। अब देखिए इसको लिखा कैसे, और तरीका लिखने का क्या है। एक और फार्मूला आपको 11th क्लास में पढ़ना है और वो यहाँ यूज होगा, और ये ध्यान सुनिएगा। ये सवाल पूछ चुका है 2022 में, और हम अभी टेस्ट लिए हैं तो उसमें भी ये क्वेश्चन डाले हुए थे। बहुत आदमी कन्फ्यूजन में छोड़ दिया या फिर नहीं बना पाया, लेकिन आपको पूरी तरह से पढ़ाया गया था। और देखिएगा ध्यान से, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। कम पढ़िएगा, ये कहा भी जाता है खूब पढ़ने पर कन्फ्यूजन नहीं होता और नहीं पढ़ने पर कन्फ्यूजन नहीं होता। एवरेज पढ़िए कन्फ्यूजन होगा। ये कहा भी गया है मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, लेकिन उससे भी अगर कहा जाए कि मच स्टडी, बहुत ज़्यादा पढ़ा जाए तो आपको कन्फ्यूजन ही नहीं होगा। तो ध्यान से सुनिएगा, यूनिट वेक्टर आर को हम चाहते हैं कि इस फॉर्म में लिखें। हम यहीं पर थोड़ा सा इसको छोटा रूप में लिखते हैं ताकि आपको स्लाइड में एक ही में अट जाए। देखिए हम लिख रहे हैं यहाँ पर एफ बराबर के Q1 Q2 बाटा में आर स्क्वायर, यूनिट वेक्टर आर हो गया। हम इसको अब चाहते हैं कि एरो का निशान के रूप में लिखें, के Q1 Q2 बाटा में आर स्क्वायर, और ऐसे लिखेंगे। क्या ये सही होगा, बिल्कुल सही नहीं होगा। यहाँ देखिए दोनों में फ़र्क देखिए आप, दोनों में क्या दिख रहा है, फ़र्क दिख रहा है आपको। यहाँ पर है यूनिट वेक्टर, यानी इसका मान एक होता है, इसका मान एक नहीं होता। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इस रूप में लिखे, अगर हम चाहते हैं कि कैपिटल जो आपका आर पर कैप है उसको वेक्टर के निशान में लिखे, तो क्या करेंगे वो देखिए। एक फार्मूला आता है दोनों के बीच संबंध, क्या आता है ये देखिए, आर कैप बराबर वेक्टर आर अब बटा में आर, ऐसे आता है। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सवाल ये रहा, अब उसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए अब लिख रहे हैं उसको एफ के Q1 Q2 बाटा में आर स्क्वायर, आर कैप लिखेंगे तो बाटा में क्या आएगा, आर आएगा। तो बताइए क्या एफ बराबर के Q1 Q2 बाटा में आर क्यू, आर का वेक्टर होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियस हो जाएगा। आपको नहीं दिखाई दे रहा तो सुन लीजिएगा, याद हो जाएगा, आपकी किताब में भी दिया है। और हम इसका पेज जो है आपको टेलीग्राम पर डाल देंगे, आपको पता ही होगा, कुमार क्लासेस 9, इस पर करिएगा, आपको मिल जाएगा कुमार क्लासेस, कुमार क्लासेस CLASSES। एक मिनट बढ़िया से लिख देते हैं हम,
कुमार क्लासेस 9 सर्च करिएगा टेलीग्राम पर, तो आपको पेजेज उपलब्ध हो जाएंगे और वहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं। आपको ये पेज वहाँ डाल दिया जाएगा। क्लियर हो गया। अब चलते हैं टॉपिक पर। क्या था, तो एफ बराबर क्या लिखे थे हम, अगले स्लाइड में लिख देते हैं। एफ बराबर हमने कह दिया के Q1 Q2 बट्टा में हो जाएगा RQ और यहाँ हो जाएगा वेक्टर का निशान। क्लियर हो गया। तो यहाँ तक आप पढ़ चुके हैं और ये याद रखिएगा, अगर यहाँ 1 2 होगा तो यहाँ भी 1 2 होगा, यहाँ भी क्या होगा 1 2 होगा। अगर आपका इसी को लिख दे 2 1, क्या लिख दे 2 1, यहाँ पर लिख दे आपको 2 1, तो यहाँ भी कितना होगा 2 1, यहाँ भी कितना होगा 2 1। समझ गए होंगे। 3 1 लिखेंगे 3 1 3 1, आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। क्लियर हो गया। तो ये था आपका कूलाम के बल का सदिश निरूपण। जब आएगा तो ऑब्जेक्टिव रूप में आएगा। क्लियर हो गया। आज भी चुका है। अगर आप सवाल जाकर देखिएगा 2022 में तो ये पूछा हुआ है। आराम से देखिएगा क्या आंसर होगा। आप खुद अब बता सकते हैं कि इसका क्या आंसर होगा। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इसके बाद कि कूलाम साहब का जो बल है ये क्या क्या बता सकता है, किस किस चीज़ को डिनोट करता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो बल है ये का थोड़ा सा गुण न्यूटन के तृतीय गति नियम से मिलता है। ध्यान से जो बोल रहे हैं उसको सुनिएगा। ये कूलाम साहब का जो बल है ये कहीं ना कहीं न्यूटन साहब के तृतीय गति नियम से मिलता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि गुरुत्वाकर्षण में आवेश में कोई फ़र्क तो होगा। तो जी हाँ, फर्क है। ध्यान सुनिएगा। गुरुत्वाकर्षण बल और आपसे पूछ ले कूलाम बल में डिफरेंस क्या है। किसमें? कूलाम बल में। ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कूलाम फोर्स, यानी डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कूलाम फोर्स। तो आंसर कहिएगा उसका कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है सिर्फ और सिर्फ इसमें अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है, खींचता है। गुरुत्वाकर्षण बल में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ खींचता है, आकर्षित करता है। कूलाम में दोनों ही होता है, आकर्षण भी होता है और प्रतिकर्षण भी होता है। क्लियर हो गया। हमने क्या बोला? आकर्षण भी होता है और प्रतिकर्षण भी होता है। तो अब आपका डिफरेंस पता चल गया होगा। इसीलिए हम जब भी पढ़ते हैं तो हम कूलाम साहब को गुरुत्वाकर्षण बल से कंपेयर भी करते हैं। क्या करते हैं? कंपेयर भी करते हैं कि कूलाम बल और गुरुत्वाकर्षण बल में कौन ज़्यादा बड़ा है और कौन कम बड़ा है, कौन कम है कौन ज़्यादा है, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। अगर दोनों आवेश हम यहाँ बना दे रहे हैं ताकि समझ में ज़्यादा आ जाए। ये हो गया Q1 और ये क्या हो गया Q2। अगर आपसे कहे कि दोनों आवेश प्रोटॉन हैं, दोनों आवेश जो है वो प्रोटॉन हैं, वैसे हालात में गुरुत्वाकर्षण बल को हम लिख रहे हैं Fg और कूलाम बल को लिख रहे हैं Fc। क्या लिखे हैं? Fg और Fc लिखे हुए हैं। तो इनका रेशियो कितना आएगा? दो प्रोटॉन होंगे तब। तो याद रखिएगा 10 का पावर माइनस का 36 बटा में 1। सवालें इस पर आ चुकी है और आपको इसका आंसर देने आना चाहिए, क्योंकि 2023 में इस पर सवाल 1 किया हुआ है। हम बताते भी चल रहे हैं कौन पूछा और कौन नहीं पूछा है, ताकि आप एग्ज़ाम जब आप तैयार हो एग्ज़ाम देने के लिए लगे कि हमको सब आता है, हम फिजिक्स में बेहतर स्कोर खड़ा कर सकते हैं। हम प्रयास भी कर रहे हैं बायो को लेकर के कि एक मैराथन क्लास 1.5 घंटा का रख दिया जाए, ताकि आपको पूरी तरह से बातें बताई जा सके। और हो सकता है ये सैटरडे या संडे के दिन हम इसको रखेंगे। चैप्टर नंबर 2 होगा जब पूरी तरह से डिटेल किया जाएगा, हर एक स्टेप पर बात होगी, आपको बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास किया जाएगा।
ऐसे आपका ऑफलाइन क्लासेज शुरू हो चुकी है। उसका टाइमिंग है 9 से 10 बायो का, 8 से 9 फिजिक्स का है और 6 से 7 केमिस्ट्री का है। चलिए जी आगे बात करते हैं अब हम कि अगर दोनों प्रोटॉन हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलाम्ब फोर्स का रेशियो जो होता है 10⁻⁻36 होता है। अब आपसे अगर बात करें कि दोनों प्रोटॉन ना हो करके दोनों ही इलेक्ट्रॉन हो, वैसे स्थिति में Fg/Fe कितना होगा? तो वैसे स्थिति में बात करेंगे 10⁻⁻43 बट्टा में 1 होगा। क्लियर हो गया? अगला आपके दिमाग में आएगा कि एक प्रोटॉन हो और एक इलेक्ट्रॉन हो, तब क्या होगा? 10⁻⁻39 बटा में 1 होगा। क्लियर हो गया? तो ध्यान से हम एक जगह पूरी तरह से लिख दे रहे हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। Fg/Fe बात कर रहे हैं हम, ग्रेविटेशनल फोर्स बटा में कूलाम्ब फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोल सकते हैं इसको। इसका 3 आएगा। क्या आएगा? 3 आएगा। अगर प्रोटॉन प्रोटॉन हो, इलेक्ट्रॉन हो या फिर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हो, अगर ऐसे रहेगा तो प्रोटॉन प्रोटॉन रहा 10⁻⁻36 10⁻⁻36 बट्टा में 1 होगा। इलेक्ट्रॉन अगर बात करें 10⁻⁻43 बट्टा में 1 होगा। और अगर इसकी बात करें दोनों, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन होगा, 10⁻⁻39 पर 1 होगा। ये 39 है। क्लियर हो गया? तो तीनों को हमने एक जगह लिख दिया ताकि याद करने में आपको आसानी होगी। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं हम इसमें कि कुल अगर बहुल आवेश हो, अब टॉपिक में चेंजिंग करते हैं। ये क्या था? ये था आपका कूलाम्ब साहब का कि 2 आवेश अगर हैं तो कितना बल लगेगा। एक कन्फ्यूजन शुरू हो गया। उसके बाद क्या शुरू हुआ कि बहुल आवेश होगा तब, बहुल आवेश होगा तब आपको बतानी है कि फोर्स कितना लगेगा। जब ये बातें होने लगी, क्योंकि 2 आवेश तो अभी पता था कि 2 आवेश लगेगा, कूलाम्ब साहब का बल काम करना शुरू करेगा। F बराबर K Q1 Q2 बटा में R²। कन्फ्यूजन तब शुरू हो गया, कहा गया कि इन्होंने 2 के लिए बताया, अगर 2 से ज़्यादा होगा तब क्या होगा। इस सवाल का आंसर कूलाम्ब साहब देने में सफल नहीं थे। वो ये बताने में असफल रह गए कि 2 आवेश से ज़्यादा होगा तो क्या होगा। अब सोचिए, हमारे मन में सवाल उठा और सवाल करे और आंसर ना मिला, तो जब एक जगह नहीं मिलेगा दूसरे जगह सवाल ज़रूर किया जाएगा, वहाँ नहीं मिलेगा तो तीसरे जगह। तब तक हम घूमते रहेंगे जब तक हमारे सवालों का आंसर मिल नहीं जाता। जैसे सोचिए, अगर आप कपड़ा खरीदने का मूड बना चुके हैं, कपड़ा खरीदना है, शर्ट खरीदना है हमको, तो आप एक दुकान में गए, पसंद नहीं पड़ेगा तो क्या छोड़ दीजिएगा? कभी नहीं। दूसरे दुकान में जाइएगा, वहाँ पसंद नहीं पड़ेगा, तीसरे दुकान में जाइएगा। तब तक जाइएगा कपड़ा वाले दुकान में जब तक आप शर्ट खरीद नहीं लेते। यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लागू होता है। जब कूलाम्ब साहब से बोला गया तो कूलाम्ब साहब इसमें असफल रहे बताने में, तो कहा गया कि एक काम करते हैं, दूसरा किसी के पास चलते हैं। तो एक टीम जो आते हैं और वह बात को रखते हैं, कोई पर्टिकुलर नहीं आया तो इस नियम को अलग से नाम दिया गया और उसका नाम है अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत। अब समझ में आ गया होगा कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, अध्यारोपण का सिद्धांत क्यों आया। अब आपको समझ में आ गया होगा। मज़ा आता है जब आपको समझ में आता है, और मज़ा आएगा अगर तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। क्लियर हो गया? तो ये था आपका अध्यारोपण के सिद्धांत क्यों आया। अब हम बात करेंगे इन्होंने क्या बोला, इस पर भी बात करनी होगी ना।
केवल कहने से तो नहीं हो जाएगा कि हाँ हम बता दिए, अब क्या बताएं, वो तो भी तो होगा, दिमाग में चल रहा होगा कि आप बताएं। तो आप बताइए कि उन्होंने क्या अध्यारोपण सिद्धांत में दिया। दो आवेश से ज़्यादा होगा तो क्या बल लगेगा, इस पर बात शुरू होने लगी। चलिए तो बात करते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत में क्या बोला गया। एक चीज़ तो दिमाग में बैठ गया होगा, अध्यारोपण का सिद्धांत तभी काम करता है जब दो आवेश से ज़्यादा हो। दो आवेश के लिए तो काम कर ही जाएगा, जब दो से ज़्यादा के लिए काम कर रहा है तो दो से कम के लिए काम कर ही जाएगा। तो दो से कम, दो के लिए तो बता ही चुके हैं हम बोल चुके हैं कि दो आवेश से ज़्यादा होगा तो अध्यारोपण का सिद्धांत, दो आवेश होगा तो क्या काम करेगा, तो आवेश कट जाएगा। लेकिन कूलाम साहब आ चुके हैं, उन्हीं को लेकर चलना है, इसलिए कहा गया कि दो अगर आवेश है तो कूलाम साहब का बात करेंगे, दो से ज़्यादा आवेश का बात करेंगे तो अध्यारोपण का सिद्धांत की बात करेंगे। तो इसमें क्या कहा गया वो ध्यान सुनिए। इसमें कहा गया कि एक टेस्ट चार्ज परीक्षण आवेश ले लीजिएगा, जिस पर ही परीक्षण होगा। एक आवेश होगा जिस पर सब कोई बल लगाएगा। हमने कहा बल कौन कौन लगा रहा है, एक लगा दिया Q1, एक लगा दिया Q2, एक लगा रहा है Q3, एक क्या लगा रहा है Q4। तो Q4 वाले बल को हम लिख रहे हैं F4, F3 वाले बल को लिख रहे हैं, Q3 वाले बल को लिख रहे हैं F3, Q2 वाले को लिख रहे हैं F2 और Q1 वाले का लिख रहे हैं F1। तो कहा गया कि आप बताइए अब क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि जो नेट फोर्स लगेगा किस पर, Q0 पर, वो सभी आवेशों द्वारा लगाए गए बल का, सभी आवेशों द्वारा लगाए गए बल कौन कौन था, F1 था, F2 था, F3 था, F4 था। कौन कौन था, F1 था, F2 था, F3 था, F4 था। कहा कि सब को जोड़ना, लेकिन ध्यान से सब सदिश रूप में जोड़ना है, डायरेक्ट आप जोड़ नहीं सकते। तो आपको क्लियर हो गया होगा अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। तो ध्यान सुनिएगा, एक आवेश पर जितने बल लगेंगे सभी बलों का कौन सा योग, सदिश योग के बराबर होता है। सदिश योग क्लियर हो गया, सदिश योग क्या होता है, बराबर होता है। फिर से हम बोल रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, किसी आवेश पर लगा कुल बल, किसी आवेश पर लगा कुल बल सभी आवेशों द्वारा लगाए गए बलों का सदिश योग के बराबर होता है। यहाँ 4 गो था तो 4 होगा। अगर कोई कहता कि 3 होता तो हम 3 कर देते, कहता कि 2 होता तो 2 लिख दे। सोचो, कहता कि अगर 5 है तो 5 लिखते, 5 बार लिखते। कोई कहेगा कि अनंत है तब क्या, डॉट 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 और क्या लिख देंगे, FN लिख देंगे। समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया। तो हमने बहुत सारे बात किया आवेश होंगे तो FN तक लेके चले गए। अब 10 हो, 50 हो, 100 हो, 20 हो, 15 हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 15 तक कहेगा तो 15 तक लिखेंगे, 10 कहेगा 10 तक लिखेंगे, 5 कहेगा 5 तक लिखेंगे। क्लियर हो गया होगा। यानी कहेगा अध्यारोपण का सिद्धांत मस्ट इम्पोर्टेंट है, 2 नंबर में लिखने के लिए आता है। 2 नंबर में अध्यारोपण सिद्धांत लिखने के लिए आता है। तो वहाँ पर ये बोलिएगा, अध्यारोपण का जो सिद्धांत है वो बहुल आवेशों द्वारा लगाए गए बल की गणना करता है, गणना करता है। और कितना कैसे निकालेंगे, तो इन्होंने कहा एक आवेश पर लगाया गया कुल बल सभी आवेशों द्वारा लगाए गए कुल बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ये अध्यारोपण का सिद्धांत है। क्लियर हो गया होगा। तो हमारे ख्याल से अध्यारोपण का सिद्धांत भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे हम कि गुलाम का कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। गुलाम साहब का जो है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला कि गुलाम साहब का जो नियम है ये सिर्फ और सिर्फ गोलीय बिंदु आवेश के लिए लागू है। गोलीय बिंदु आवेश किसके लिए, गोलीय बिंदु आवेश के लिए लागू है। पहला चीज़ ध्यान सुनिए कि ये जो लागू है गोलीय बिंदु आवेश के लिए लागू है। चलिए अगला बात करेंगे। दूसरा, कि कूलाम के नियम को
कूलाम के नियम को व्युत्क्रम के नियम भी कहा जाता है, यानी व्युत्क्रम का नियम भी इसको कहा जाता है कूलाम के नियम को। क्लियर हो गया। अगला बात करेंगे कि यह संरक्षी बल होता है। कैसा बल होता है? संरक्षी बल होता है। कैसा बल है? संरक्षी बल है, कंजर्वेटिव फोर्स है। जब याद करिए कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर रहे थे तो कंजर्वेटिव फोर्स संरक्षी बल का मतलब होता है ये पाथ पर निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है? पाथ पर, यानी पथ पर निर्भर नहीं करता है, पथ पर निर्भर नहीं करता है। जैसे आप पढ़े होंगे कि जहाँ से बल शुरू हुआ अगर वहीं पहुँच जाए तो टोटल फोर्स मिला कितना होता है? 0 हो जाता है, तो उसे कहा जाता है कंजर्वेटिव फोर्स, संरक्षी बल। क्लियर हो गया। कहने का मतलब है कि कंजर्वेटिव फोर्स, संरक्षी बल कभी भी पाथ डिपेंडेंट नहीं है, पथ पर डिपेंड नहीं करता है। क्लियर हो गया। जहाँ से बल लगाएं टोटल सम बात करेंगे अगर तो कितना हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। आगे बात करते हैं इसमें। अगर नहीं समझ में आए तो आप एक बार रिपीट करके देखिएगा, बुक पढ़िएगा पूरी तरह से। हमने जो लाइन बोला उसी लाइन को उसने लिखा है, आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो मैथी करिए, कमेंट करिए, हम फिर से आपको नेक्स्ट क्लास में, अगर हम कमेंट देख लेते हैं अभी तो बता देंगे, नहीं तो आपको नेक्स्ट क्लास में समझा दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। अगला जो है यह केंद्रीय बल भी है, यानी संरक्षी बल है, दूसरा क्या है? केंद्रीय बल। तो हम यहाँ लिख देते हैं एक केंद्रीय बल। क्या है? केंद्रीय बल। और एक क्या हो जाएगा? संरक्षी बल, संरक्षी बल हो गया। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि कूलाम बल जो है वो केंद्रीय बल भी है और संरक्षी बल भी है। क्लियर हो गया होगा। अब जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका बहुत मस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आ रहा है अब, और वो है विद्युत क्षेत्र। कौन सा टॉपिक है? विद्युत क्षेत्र। हम इसका कल आपको क्वेश्चन करा देंगे ताकि आप इस पर जितनी सवाल पूछी गई है या पूछा जाता है, हम कल आपके सेशन में क्वेश्चन करा देंगे, उसका डिस्कशन करा देंगे ताकि आपको बेहतर चीज़ें समझ में आ जाए। जितना पढ़ाया गया उस पर अगर सवाल करा दीजिए ऑब्जेक्टिव तो आपको मज़ा आ जाएगा, लाइक हाँ पिछले वाला सब याद है। अगर याद रहा तो सवाल कल बेहतर ढंग से आप आंसर दे पाएंगे और आंसर देने का प्रयास भी करिएगा। क्लियर हो गया। टॉपिक का नाम है विद्युत क्षेत्र। हम विद्युत क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, लेकिन हम करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में। न्यू टॉपिक है तो हम उसमें बात करेंगे न्यू टॉपिक के साथ, ताकि आपको बेहतर ढंग से समझ में आए। आज कुछ करेंगे कल कुछ करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए एक बार हम रिपीट कर देते हैं हमने आज क्या क्या पढ़ाया। हमने पढ़ाया कूलाम बल का सदिश निरूपण। सदिश निरूपण में लिखा F K Q1 Q2 बाटा में R², और कहा यूनिट वेक्टर ये लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये ऐसे ना लिखे तो आप इसको इस फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर यहाँ 1 2 होगा तो यहाँ भी 1 2 होगा, यहाँ भी 1 2 होगा। क्लियर हो गया। अगर यहाँ 2 3 होगा तो 2 3 होगा, 2 3 होगा। क्लियर हो गया। एक दिमाग में आ रहा होगा कि अगर R21 अगर लिखे, अगर कोई चाहता है कि इसको क्या लिख सकते हैं R21 को, तो याद रखिएगा R2 माइनस R1, कहेगा R13 तो कहिएगा R1 माइनस का R3। क्लियर हो गया। ऐसे आप लिख करके बता सकते हैं। जो पहले होता है पहले, जो बाद में होता है बाद में, और बीच में साइन क्या लगाते हैं? माइनस लगाते हैं। जो पहले हो पहले, जो बाद में हो बाद में, बीच में साइन क्या होता है? माइनस का होता है। क्लियर हो गया। सदिश निरूपण पर है। इसके बाद हमने कहा अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण सिद्धांत तब आया जब आवेश जो था वो बहुत ज़्यादा था, तब क्या लगाएंगे? अध्यारोपण सिद्धांत। उसमें क्या कहा गया कि एक आवेश पर लगाया गया, एक आवेश पर लगा कुल बल सभी द्वारा लगाए गए आवेशों के कुल बल के सदिश योग के क्या होता है? बराबर होता है। इसके बाद हमने गुरुत्वाकर्षण बल और कूलाम बल में डिफरेंस बताया। गुरुत्वाकर्षण बल सिर्फ और सिर्फ आकर्षित करता है, कूलाम बल आकर्षण भी करता है, प्रतिकर्षण भी करता है। हमने साथ साथ Fg/Fc यानी कि हमने गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर वैद्युत बल यानी कूलाम बल में अनुपात को बात किया कि कौन ज़्यादा है कौन कम है, कितना के बराबर होता है। तो इस पर हमने बात किया। 36 39 43 माइनस में लगा दीजिएगा, हो जाएगा आपका। नहीं है तो देख लीजिएगा, हम फास्ट रिवीजन करा रहे हैं आपको।
क्लियर हो गया। यहाँ तक कहा गया कूलाम बल जो है वो आपका केंद्रीय बल भी है, संरक्षी बल भी है, इसको व्युत्क्रम भी कहते हैं। क्लियर हो गया, व्युत्क्रम का नियम भी कहते हैं। तो क्लियर हो गया होगा। तो आपको आज जितना ही पढ़ाया गया उसको एक बार फिर से अगर देख लीजिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा समझ में क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाएगी। और आपका ऑफलाइन क्लास शुरू हो चुका है, आप ज्वाइन करना चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।